बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने हालात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया था कि सिर्फ रैपिड एक्शन से ही हम इस साजिश को बेनकाब करने और इसके किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कामयाब हो सकेंगे, वरना दुश्मन अपनी निशानदेही होने पर अपना कोई निशान छोड़े बगैर गायब हो सकता है। रात 9 बजे होंगे जब मेरी निगरानी करने वाले साथियों में से एक ने घर आकर बताया कि घर के अंदर से एक शख्स बाहर आया और इसने नज़ीर की नेम प्लेट उतार कर बांग्लादेश के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहिबुल्लाह की नेम प्लेट लगा दी है। ये नई बात सुनकर मैंने मुजम्मल, इमरान और कैसर से फौरी मीटिंग की और ये फ़ैसला हुआ कि ये गोरख धंधा हमारी समझ से बालातर है। अगर इस गुत्थी को सुलझाने में हमने वक्त ज़ाया किया तो ऐन मुमकिन है हमें तो कुछ समझ ना आए लेकिन ये लोग गायब हो जाएं। लिहाजा आज रात ही इस घर और पाकिस्तानी सफरदखाने के करीब वाले इस घर में जहां रजेश रहता है, दावा बोला जाए बारूदी असला हमरा ज़रूर हो लेकिन इसे इस्तेमाल करने से आखिरी वक्त तक इज्तनाब किया जाए। दोनों घरों में पहले माह और सपना दाखिल होंगी क्योंकि सनफ़े नाजुक होने के बायस इनके लिए बंद दरवाज़े खुलवाना निस्बतन आसान होगा। कैसर का रामपुरी चाकू भी सिर्फ इसी वक्त इस्तेमाल किया जाए जब आहिनी मुक्कों और हाथों से दुश्मनों को हलाक करना मुमकिन न रहे। घर के मुकम्मल तैयारी के साथ हम सब साथी 11 बजे रात तीनों गाड़ियों में नेम प्लेट वाले घर की तरफ रवाना हुए। माह और सपना ने बुरके ओढ़ रखे थे। हमने तीनों गाड़ियां सड़क के किनारे साथ साथ खड़ी कर दी और माह और सपना को हमरा लेकर कैसर, मुजम्मल, इमरान और मैं इस घर के दरवाजे पर पहुँचे। राजी, थाई नंबर 2 और दोनों सिपाही हमारी सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर हमसे चंद कदम पर तैयार हालत में खड़े हो गए और जेसीओ को हमने गाड़ियों की निगरानी और बाहर के हालात पर नज़र रखने के लिए गाड़ियों के पास ही छोड़ दिया। माह ने 4 मरतबा बेल बजाई तो किसी ने घर का दरवाज़ा खोला। माह ने अरबी ज़ुबान में इसे कहा कि हम दोनों ड्राइवरों के हमरा घर जा रही थीं कि रास्ते में ख्याल आया कि मैं अपना बैग इस घर में ही भूल आई हूँ जहाँ हम रात के खाने पर मदऊ थे। अब अपने मेज़बानों को फ़ोन पर कहना है कि मेरा बैग अपने ड्राइवर के हाथ हमारे घर भेज दे। घर वाला अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ था। वो हवनको की तरह मुंह फाड़े माह और सपना को देखे जा रहा था। माह ने इसकी मुश्किल समझते हुए टेलीफोन और इमरजेंसी कहा तो इसने दरवाज़े की सेफ्टी चेन खोलकर इन्हें अंदर आने का कहा। हम चारों साथियों का ग्रुप जो अंधेरे में खड़ा था, माह और सपना के दरवाज़े से दाखिल होते ही जो दोनों के पीछे थी को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कैसर ने सीटी बजाकर सेकंड डिफेंस लाइन वालों को सिग्नल दिया और वो भी पलक झपकने में हमारे पीछे ही अंदर दाखिल हुए। जिसने दरवाज़ा खोला था इसने जो इतने अजनबियों की यलगार देखी तो वो चिल्लाता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। कैसर और इमरान भी इसके पीछे ही इस कमरे में गए। इतनी देर में माह ने अपना बुर्का उतार दिया था। मुजम्मल और मैं माह के साथ दूसरे कमरों की तरफ लपके। कमरों के दरवाजे बंद थे लेकिन लॉक न थे। हम पहले जिस कमरे में दाखिल हुए इसमें 2 अफराद 2 बेडों पर लेटे हुए थे। हमें देखते ही उछलकर फर्श पर खड़े हो गए और कराटे के पैंतरे लेने लगे। माह ने यके बाद दीगर इन दोनों को घूम घूम कर किक मारी। वो इनसे संभलने भी ना पाए थे कि मुजम्मल और मैं इन पर झपटे। मुजम्मल को तो कराटे की अलफ बे भी नहीं आती थी। वो भी ट्रेनिंग के दौरान चंद इब्तदाई असबाक ही ले सका था लेकिन हमारे डील डोल के आगे इनके कुछ ना चल सकी। इनकी टांगें हवा में ही चलती रह गईं और हमने इनको इनके नाजुक पतली कमरों से दबोचा और फर्श पर यूं पटक दिया जैसे वो तरबूज हों।
सर और पुष्ट पर चोटें लगने से वो कराने लगे। मैंने माहा और सपना को कहा कि वो इमरान और कैसर के कमरों में जाएं। मुमकिन है इन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, और दोनों सिपाहियों को कहें कि रस्सियां लेकर इस कमरे में आ जाएं। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे और रस्सियों के अलावा हमारे पास बड़ी बोरियां भी थीं जिनमें लाशें रखकर समंदर के हवाले किया जा सकता था। सिपाहियों ने इन दोनों के हाथ पांव बांधे और मुंह कपड़े से बंद कर दिया। सिपाहियों की निगरानी में छोड़कर हम दूसरे कमरे में गए। वहां इमरान और कैसर ने 2 आदमियों को अपने आईनी शिकंजों में जकड़ रखा था और इनके चेहरों पर गूंसों की चांदमारी कर रहे थे। मैंने मुजम्मल को कहा कि वो दूसरे कमरे में सिपाहियों को यहाँ भेजकर खुद वहीं ठहरे। सिपाहियों ने इस कमरे में आकर इन दोनों को भी हाथ पांव बांध दिए। मैंने सिपाहियों को कहा कि पहले वाले दोनों को इसी कमरे में उठा लाएं। इस हाथापाई और मुकाबले के बाद मैंने देखा कि मुजम्मल का और मेरा सांस फूला हुआ था। हम दोनों उम्र के इस हिस्से में थे जहां इंसान की सेहत ठहर जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूबे ज़वाल हो जाती है। मैंने DMI की हिरासत के दौरान इनके तशद्दुद की वजह से पहले ही अपनी सेहत गंवा बैठा था, लेकिन मुजम्मल भी फ़ौजी होने के बावजूद खासा निडाल लगता था। बहरहाल चंद मिनट में हम अपने सांस बहाल होने पर इन चारों की इंटरोगेशन शुरू की और माहा और सपना दूसरे कमरों में कागजात और हमारे मतलब की दूसरी अशिया तलाश करने चली गई। इन चारों से मैंने इनके नाम पूछे तो उन्होंने जो नाम बताए साफ मालूम होता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2-3 और सवाल पूछे तो इनके भी उन्होंने ऐसे जवाब दिए जो सरहन गलत थे। मैं इन्हें हलाक करके सिर्फ लाशें ही नहीं छोड़ना चाहता था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो वो दे नहीं रहे थे। मैंने दोनों सिपाहियों को कहा कि दोनों कमरों की खिड़कियों पर पर्दे लटकाने वाले लोहे के रॉड उतार लाएं। बारीक रॉड शायद इन्हें उगलवा सकें। चुनाचे रॉड आने पर मैंने दोनों सिपाहियों कैसर और इमरान को कहा कि इनको उल्टा लटाकर और इनकी गर्दनों पर रॉड रखकर इन्हें हाथों से दबाएं। अभी ये काम शुरू नहीं हुआ था कि सपना एक रेडियो ट्रांसमीटर और माहा पलंग की चादर, ढेर सारे कागजात और एक सूटकेस लेकर आ गई। माहा ने बताया कि ट्रांसमीटर तो एक पलंग के नीचे से मिला है और सूटकेस में कागजात और फाइलें हैं। मेज पर पड़े हुए सारे कागजात चादरों में हैं। ट्रांसमीटर को देखते ही इन चारों के रंग फक हो गए। इधर मेरे साथियों ने रॉड को दबाना शुरू किया। जब इनके सांस रुकने लगे तो वो गूं गूं करने लगे। मैंने इसके मुंह से कपड़ा हटाने का कहा। कपड़ा हटते ही वो बोला, ये तीनों कुछ बताएं या ना बताएं, मैं आपको ये बात 16 आने दुरुस्त बताऊंगा, बस मुझे मारे ना। मैंने इस भारतीय की ऑफर के मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मुझे ना मारें। सुनी अनसुनी करते हुए साथियों को इनके गले रॉड से दबाते रहने का कहा था। मुझे इसके अहकामात पर अमल नहीं करना था। मैं एक बुनियादी बात जानता था कि हिंदू के खमीर में ही ये बात नहीं है कि तशद्दुद सहे और ज़बान ना खोले। मुझे यकीन था कि बाकी तीनों भी बहुत जल्द ही ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर ऐसी ही पेशकश करने पर मजबूर हो जाएंगे, और हुआ भी ऐन मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी तीनों ने भी यके बाद दीगर गूं गूं करके अपने बंद मुंह खुलवाए और इंतहाई इल्तिजाई लहजे में हमें अपने मुताल्लिक सब कुछ बताने की ऑफ़र कर दी। मैंने सिपाहियों और राजी की मदद से पहले भारती को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाया और बाकी तीनों के मुताल्लिक राजी को कहा कि अपना रिवाल्वर हाथ में लेकर बैठ जाए, और इन तीनों में से किसी ने अगर ज़रा भी हिलने या बोलने की कोशिश की तो इसके सर में गोली मारकर इसे हमेशा के लिए खामोश कर दे। राजी को मैंने ये आर्डर इतनी ऊंची आवाज़ में दिया था कि तीनों भारतीय अच्छी तरह से सुन लें। मैं कैसर को भी इनकी निगरानी पर छोड़कर मुजम्मल और इमरान के साथ दूसरे कमरे में गया जहां पहले भारती को ले जाया गया था। मैंने सिपाहियों को कहा कि पहले इसके सर पर 20 जूते मारे ताकि इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए।
कि हम किसी किस्म का भी झूठ सहने को तैयार नहीं हैं। इसी हिंदू की हवाई चप्पल से सिपाहियों ने इसके सर पर मसाज किया। जब वो फारिग हुए तो मैंने इसे कहा कि अब बोले, और अगर ज़रा भी गलत बयानी की और हर गलत बात पर इसके सर पर 50 जूते मारे जाएंगे। सर पर जूते लगने और मेरी वार्निंग से इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अगर थोड़ी बहुत बाकी थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। जो कुछ इसने बताया मैं तकरीबन इसी के लफ्ज़ में तहरीर कर रहा हूँ। सर, मैं एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलूँगा, बस मेरी जान बख्शी कर दें। हम चारों दिल्ली में DMI के बैरून मुल्क के शोबे में मुलाजम हैं। हमें वो 2 माह कबल मुख्तलिफ भारतीय कंपनियों में, जिनके दफातर जद्दा में हैं, मुलाजमत के वीज़े दिलवा कर यहाँ भेजा गया। मेरा नाम विक्रम है और मैं वायरलेस ऑपरेटर हूँ। मेरे साथियों के नाम हरिचंद, होम प्रकाश और लक्ष्मी कांत हैं। हमें इस मकान में इन हदायत के साथ रखा गया है कि हम कम अज़ कम लोगों से मिलें। फौज के एक जनरल हाकम लाल जी हमें यहाँ सेट करने और काम देने के लिए आज से 15-20 रोज़ पहले यहाँ आए थे। उन्होंने हमें CBI के एक अफसर से ये कहकर मिलवाया कि जब तक हम किसी की मदद के बगैर काम करने के काबिल ना हो जाएं, इस वक्त तक हमें CBI के इस अफसर के अहकामात पर काम करना होगा। जनरल साहब और CBI के अफसर जगदीश त्रिपाठी एक रोज़ छोड़कर हमें मिलने आते थे और उन्होंने हमें बताया था कि इस मकान में अनकरीब ही हमसे ज़्यादा तजर्बेकार और मिडल ईस्ट के एक माहिर आदमी हमारे साथ रहेंगे। जगदीश साहब ने हमें ये भी कहा था कि हम यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारतखानों के कारकुनों के बेस में काम करेंगे। हरिचंद और लक्ष्मीकांत बंगाली ज़ुबान पर अबूर रखते हैं। मेरी हिंदी पाकिस्तानी उर्दू की तरह साफ़ है और होम प्रकाश मुझसे भी साफ़ उर्दू बोलता है और इसे थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है। जनरल साहब और जगदीश 8-10 रोज़ से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ नहीं आए। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के लिए हर रात 1 बजे ट्रांसमीटर पर मुझे एक फ्रिक्वेंसी पर रब्ता करने की हदायत की गई है। इस फ्रिक्वेंसी पर मैं हर रात रब्ता करता और अपनी और बाकी साथियों की खैरियत बताता हूँ। हम ब्रेक्सिट के लिए हर 2 रोज़ के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फर्स्ट सेक्रेटरियों की नेम प्लेटें तब्दील करते रहते हैं। हमें ये आर्डर इसलिए दिया गया है कि सऊदी अरब में जासूसी की गर्ज से आने की वजह से हमको जो ज़हनी दबाव है वो कम हो सके और हम इन दोनों ममालिक के कवर में काम करने में कोई झिझक महसूस ना करें। विक्रम ने जो कुछ बताया था मुझे इसकी तस्दीक इसके साथियों से करना थी। चारों कमरे के इस फ्लाइट के तीसरे कमरे में सिपाही इसे खींच कर ले गए तो मैंने दूसरे भारतीयों को इस कमरे में लाने का कहा। इसके भी पहले जूतों से मरम्मत की गई। इसने भी वही बातें दोहराई जो विक्रम पहले बता चुका था। तीसरे और चौथे का बयान भी पहले दोनों से मुख्तलिफ न था। इन चारों ने मेरे पूछने पर यही बताया कि 2 शख्स एक टैक्सी में यहाँ कल रात आए थे और उन्होंने बताया था कि इन्हें बेहोश करके लूटा गया है और इनकी गाड़ी की चाबी भी गायब कर दी गई है। इन्हें टैक्सी के किराए की अदायगी के लिए कुछ रकम दरकार थी। हम भला अजनबियों को पैसे क्यों देते, लेकिन जब उन्होंने जनरल साहब और जगदीश साहब का नाम लिया और हमारे ट्रांसमीटर से हर रात ट्रांसमिट करने के लिए फ्रिक्वेंसी भी बता दी तो हम इन्हें घर के अंदर ले आए और इन्हें ठंडा वगैरह पिलाकर पैसे दिए। इनकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। तकरीबन 1 घंटा हमारे पास ठहरने के बाद वो चले गए। इन चारों से हमें जो कुछ भी मालूम हो सकता था इसे जानकर अब हमारे लिए बड़ा मसला वो खुद बन गए थे। DMI के बैरून मुल्क के शोबे का मुझे पहली बार इल्म हुआ था। बाद में भारतीय इंटेलिजेंस कवर के तावन से ही इस शोबे ने रा का नाम अपनाया और इसका जाल फैलते फैलते एशिया से निकलकर यूरोप तक जा पहुंचा। लेकिन अपने नाअहल अफसरान और कम हिम्मत कारकुनों के बायस इसका अमली
दायरा कार सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक ही महदूद है और इन ममालिक में भी राह न सिर्फ बेगैरत और बेज़मीर पाकिस्तानी वतन फरोशों को ख़रीदने और इनके ज़रिए मुखालफाना प्रोपगेंडे और बम धमाकों के ज़रिए अवाम को हरासा करने में किसी हद तक कामयाब भी है। अब तक राह के सिर्फ चंद भारतीय एजेंट ही पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, क्योंकि बाद बेज़मीर और बेगैरत गरदार पाकिस्तानी राह के एजेंट बनकर इनका मिशन पूरा कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपने तवील बॉर्डर के नज़दीक ही अपने इलाके में दर्जनों ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं, जहां इन बेगैरत पाकिस्तानियों को असला चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनकी ब्रेन वाशिंग इनके सियासी दहशतगर्द जमात करती है। नापुख्ता ज़हन के नौजवानों को पाकिस्तान और इनके अपने मुस्तकबिल से मायूस करके इन्हें बिल्कुल मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश की तरह जनापुर के सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं और इन नौजवानों के जज्बात से खेलकर इन्हें दहशतगर्दी, कत्लो गैरत और बत्ता वसूली के काम सौंप दिए जाते हैं। इनका लीडर, जिसे जनरल ज़िया ने अमेरिका से बुलवाकर यहाँ वो पेट्रोल पंप पर काम करता था, जमाते इस्लामी और पीपी के जरिए कुचलने के लिए एक सियासी जमात बनाने का कहा। इस शख्स ने अपने पल्लेदार तकरीरों से यहाँ की आवाम को ऐसे सुनहरी बाग दिखाए कि हमारे भोले भाले कुछ अवाम इसको अपना रहबर ने निजात नाइंदा पीर और ना जाने क्या क्या समझकर आंखें बंद करके इसके पीछे चलने लगे। जब दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हुए इसका यहाँ रहना महाल हो गया तो ये लंदन जाकर बैठ गया और वहाँ से अपने पार्टी लीडरों को हदायत और पार्टी के जज्बाती कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब करने लगा। इसके दिमाग में श्रीलंका के तामिल टाइगर की तरह अपनी पार्टी के नौजवान कारकुनों को मुल्क और हुकूमत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करने का सौदा समाया हुआ था। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तामिल टाइगर अपनी गर्दनों में हमेशा साइनाइड के कैप्सूल बांधे रखते हैं। श्रीलंका के आर्मी के हाथों आज तक कोई जिंदा तामिल टाइगर नहीं आया, लेकिन यहाँ इन पीर साहब के टाइगर, जिनके नाम व मजहब मादर कुन कटा इनकी औकात जाहिर करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो थाने के ड्राइंग रूम की सैर के शुरू में ही सब कुछ पढ़ बोल देते हैं। इनके जुल्म करने और बुज़दिली दोनों की कोई हद नहीं। हाल ही में कराची में दहशतगर्दों का सरगना अजमल पहाड़ी ने जिस तरह अपने साथियों को पकड़वाने और माजी में तशद्दुद से इसके हाथों हलाक किए जाने वाले बेगुनाह लोगों के ढांचे बरामद करवाए, इसी से इसकी और इस जैसे दूसरे दहशतगर्दों की जहनीत का अंदाजा होता है। आज के अखबार में इन पीर साहब के वज़ीर आज़म के इम्कानात के मुताल्लिक लिखा हुआ है। मुझे तो ये किसी चर्सी की बांकी हुई बड़ मालूम होती है, लेकिन पाकिस्तान के 12 अक्टूबर 1999 से पहले के हालात व वाक़यात को सामने रखे तो ये भी कोई बिल्कुल ही नामुमकिन बात नहीं। जैसे ख्वाजा मईनुद्दीन के मशहूर टीवी ड्रामे तालीम बालिगा के एक सीन में उस्ताद तालिबा को बताता है कि किसी ज़ेरे तालीम को जब वोट का हक दिया जाता है तो वो ज़ेरे तालीम वज़ीर तालीम बन जाता है। इस तरह अगर पाकिस्तान के माजी पर निगाह डालें, गरदार आज़म भी 2 बार वज़ीर आज़म बन गया था, क्योंकि जैली वोटों का मैंडेट इसे मिल गया था। अब अगर ये पीर साहब भी ऐसा ही सोचते हैं तो इन्हें सोचने दें। जैसे किसी मरासी के बेटे के बार बार पूछने पर कि अगर गांव का नंबरदार और इसके सारे रिश्तेदार मर जाएं तो फिर नंबरदार कौन बनेगा, बाप ने जवाब दिया था कि चाहे सारा गांव मर जाए फिर भी तू नंबरदार नहीं बन सकता। इस तरह मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान के सारे सियासी लीडर मर जाएं, ये कोई दिली ख्वाहिश है, फिर भी ये जैली पीर साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इनको करोड़ों रुपए का बत्ता इनकी पार्टी के पाकिस्तानी कारिंदे बेचते हैं और इनकी अय्याशी के लिए भारतीय हुकूमत और राह हर वक्त चशम बरा रहती है। तो क्या किसी पागल कुत्ते ने इन्हें काटा है
کہ پاکستان آئیں اور اپنے خلاف قتل کے متعدد FIRوں کے جواب میں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ میرے وطن عزیز کے سیدھے سادے لوگوں، بھٹو، بینظیر بھٹو، زرداری، نواز شریف اور اس کے حواریوں کی طرح یہ پیر صاحب بھی تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب ان کا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور ان کی پوجا کرنے والوں کے دلوں میں بھی اب یہ سوال